हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को, जो कि जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज हम लोग तैयार किए हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के एंडोमेट्रियम को कहते हैं। गर्भावस्था के एंडोमेट्रियम क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग डेसिड्यूआ के नाम से जानते हैं। जो गर्भावस्था का एंडोमेट्रियम होता है उसे हम लोग डेसिड्यूआ बोलते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के एंडोमेट्रियम को डेसिड्यूआ बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसव की सक्रिय अवस्था में सर्विक्स का डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर में होता है। जो प्रसव की सक्रिय होती है उसमें सर्विक्स का विस्तारण कितने सेंटीमीटर तक होता है? तो इसका राइट आंसर है 3 से 4 सेंटीमीटर। जो सक्रिय अवस्था होती है यानी द्वितीय अवस्था होती है उसमें डायलेटेशन जो होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। तो इसका राइट आंसर है 3 से 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीका डैश के प्रति रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है। यानी बीसीजी का टीका हम लोग किस लिए देते हैं? ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के रोकथाम में दिया जाता है। बीसीजी का टीका जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के रोकथाम में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती गर्भाशय में एक इम्यूनिटिक द्रव की मात्रा 300 ml से कम होती है तो उसे डैश कहते हैं। जब प्लेसेंटा में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 300 ml से कम हो तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग ओलिगोहाइड्रेमिनोस के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग ओलिगोहाइड्रेमिनोस के नाम से जानते हैं, यानी अल्प उल्वोदक के नाम से जानते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अगर 300 ml से कम हो तो उसे हम लोग ओलिगोहाइड्रोनोम्स के नाम से जानते हैं, यानी अल्प उल्वोदक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ओलिगोहाइड्रोमिनोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला फोंटानेल 10 महीने में बंद होता है। जो अगला फोंटानेल है वो किस महीने बंद होता है? जो शिशु में अगला फोंटानेल होता है वो किस महीने में बंद हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है 16 से 18 महीने में। 16 से 18 महीने में अगला फोंटानेल बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश हार्मोन स्तन से दूध का स्राव करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो दूध का स्राव करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसे हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, या प्रोलैक्टिन हार्मोन भी दूध के स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्टेक्स प्रस्तुति में डैश डिनोमिनेटर होता है। जब वर्टेक्स प्रस्तुत होता है तो उसमें कौन सा डिनोमिनेटर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीपुट। जो डिनोमिनेटर प्रस्तुत होता है वर्टेक्स प्रस्तुति में उसे हम लोग ऑक्सीपुट के नाम से जानते हैं, यानी ऑक्सीपुट डिनोमिनेटर वर्टेक्स प्रस्तुति में कारगर होता है, यह दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक औस का खुलना एवं बड़ा होना डैश कहलाता है। जो आंतरिक औस होता है उसका खुलना या बड़ा होना क्या कहलाता है? जो आंतरिक औस होता है उसका खुलना या बड़ा होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है विस्तारण, यानी डायलेटेशन। आंतरिक औस का खुलना या बड़ा होना डायलेटेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्बिलिकल कॉर्ड के संक्रमण को क्या कहते हैं? जो अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग ऑम्फिलाइटिस के नाम से जानते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन को ऑम्फिलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंह की प्रस्तुति में डैश डिनोमिनेटर होता है। जो मुंह अगर प्रस्तुत होता है, प्रेजेंटेशन में मुंह रहता है तो उसमें हम लोग कौन सा डिनोमिनेटर इंडिकेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है मेंटम। जब मेंटम डिनोमिनेटर होता है वह मुंह की प्रस्तुति में डिनोमिनेटर का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के पहले मल को किस नाम से जानते हैं? जो नवजात शिशु का पहला मल होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग मिकोनियम के नाम से जानते हैं। जो नवजात शिशु का पहला मल होता है उसे हम लोग मिकोनियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की खोपड़ी में डैश फोंटानेल होते हैं। भ्रूण की खोपड़ी में कितने फोंटानेल होते हैं? ठीक है, जो भ्रूण का खोपड़ी होता है उसमें कितने फोंटानेल पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 6। भ्रूण की खोपड़ी में टोटल 6 फोंटानेल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम होना डैश चिन्ह कहलाता है। गर्भावस्था में जो सर्विक्स होता है यानी ग्रीवा होता है वो मुलायम हो जाता है। ठीक है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग गुडोल चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है गुडोल।
गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम होना गुडोल चिन्ह को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है एंटीरियर फोंटानेल का आकार कैसा होता है। ठीक है, एंटीरियर फोंटानेल जो होता है वो 16 से 18 महीने में बंद हो जाता है। उसका आकार किस तरह का होता है? तो इसका राइट आंसर है डायमंड के शेप का। जो एंटीरियर फोंटानेल है वो 16 से 18 महीने में बंद होता है और उसका आकार जो होता है वो डायमंड शेप का होता है। अगला क्वेश्चन है अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जिसे नाभि रज्जु बोलते हैं, उसका लंबाई कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 50 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई 50 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है श्रोणि के इनलेट को डैश कहते हैं। श्रोणि यानी पेल्विस का इनलेट जो होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग ब्रीम के नाम से जानते हैं। जो पेल्विस का इनलेट एरिया होता है उसे हम लोग ब्रीम बोलते हैं, ब्रीम। ठीक है, इसका राइट आंसर है ब्रीम। अगला क्वेश्चन है प्रसव कराने के लिए पेरिनियम पर दिए जाने वाले चीरे का नाम क्या है? किसी किसी स्थिति में प्रसव कराने के लिए पेरिनियम क्षेत्र पे एक चीरा यानी स्टिच मार्क दिया जाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग एपिएस्टोमी के नाम से जानते हैं, यानी भक्षेदन के नाम से जानते हैं। प्रसव कराने के लिए पेरिनियम में दिए जाने वाले चीरे को एपिएस्टोमी बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है एपिएस्टोमी। अगला क्वेश्चन है लेटरल योनि फोरेनिस में अधिक स्पंदन महसूस होने को डैश कहते हैं। अगर लेटरल योनि में अधिक हलचल महसूस हो रही है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग ओसियंडर चिन्ह के नाम से जानते हैं। लेटरल यानी पिछले योनि में अगर ज़्यादा मात्रा में स्पंदन महसूस हो रही है तो उसे हम लोग ओसियंडर चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपरा का अलग होना तथा झिल्ली के साथ योनि द्वार से बाहर होना प्रसव की में डैश अवस्था होती है। एक ऐसा भी अवस्था होता है जब अपरा जो है वो अलग होके योनि से बाहर आ जाती है, उसको हम लोग तृतीय अवस्था में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है तृतीय अवस्था। ठीक है, अपरा जो होती है वो तृतीय अवस्था में अलग होके योनि द्वारा बाहर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है स्तनपान कराते समय माँ की प्रतिदिन कैलोरी आवश्यकता डैश किलो कैलोरी की होती है? यानी स्तनपान कराने वाली माँ को कितनी कैलोरी आवश्यकता पड़ती है डेली? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2600 किलो कैलोरी। यानी स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन लगभग 2600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में प्रोटीन की डैश ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है? यानी गर्भकाल में एक माँ को या एक जननी को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है 60 ग्राम। यानी गर्भावस्था में एक जननी को 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। अगला क्वेश्चन है डिम्ब नली में निषेचन होने को डैश कहते हैं? जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें निषेचन होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब में होने वाले फर्टिलाइजेशन को जाइगोट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है जब लिक्विड एमनाई सामान्य रूप से कम हो तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जब लिक्विड एमनाई सामान्य से कम हो तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग ओलिगोहाइड्रोमिनोज के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग ओलिगोहाइड्रोमिनोज के नाम से जानते हैं। लिक्विड एमनाई अगर सामान्य से कम हो तो उसे हम लोग ओलिगोहाइड्रोमिनोज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अचानक भ्रूण निष्कासित होने को डैश कहते हैं? जब अचानक भ्रूण निष्कासित हो जाता है यूट्रस से तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग मिसकैरेज बोलते हैं। अगर अचानक फेटस जो है वो शरीर से बाहर आ जाए तो उसे हम लोग मिसकैरेज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनिलियासिस संक्रमण जो होता है वो किसके कारण से होता है? जो मोनिलियासिस नाम कर का इन्फेक्शन होता है वो किसके कारण होता है? तो ये कैंडिडा अल्बिकन्स के कारण होता है। जो मोनिलियासिस संक्रमण होता है यानी इन्फेक्शन होता है वो कैंडिडा अल्बिकन्स के कारण होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उस पर आप टैप करके पीडीएफ को डाउनलोड कर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।